तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और कल दशहरा है तो छुट्टी भी है। अब कल का कल बताऊंगा कि कल कहानी होगी कि नहीं होगी, कल जैसा भी माहौल होगा। लेकिन आज की कहानी तो पूरी कर ही लेते हैं। दिल्ली का एक लड़का, उम्र करीब 30 साल, जब वो 25-26 साल का हुआ, अच्छा खासा परिवार का, मतलब महंगे पत्थरों का बिजनेस उसकी फैमिली का, जिम जिसको कहते हैं, तो वेस्ट दिल्ली में रहा करता। नाम गुरप्रीत। एक रिलेटिव उसका स्विट्जरलैंड में रहा करता था, तो उस रिलेटिव से मिलने के बहाने वो स्विट्जरलैंड गया, वहां घूमा फिरा, कई दोस्त बने। ऐसे ही कुछ कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात स्विट्जरलैंड की एक लड़की से होती है जो ज्यूरिख की रहने वाली थी। उस लड़की का नाम था नीना बर्गर। उम्र उसकी भी करीब उस वक्त 26-27 साल। तो वहां ये स्विट्जरलैंड खूब घूमता है तमाम दोस्तों के साथ, कई बार कॉमन फ्रेंड हैं तो वो लड़की भी इनके ग्रुप में शामिल होती है, घूमते हैं। फिर वो वापस चला आता है इंडिया। वापस आने के बाद उसका मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं वो शायद वो उस लड़की को अपना दिल दे बैठा था। दिल्ली आता है, कुछ वक्त तक रहता है, फिर किसी बहाने से घर वालों को कहकर, घर में माँ बाप और एक बहन थी, फिर से स्विट्जरलैंड चला जाता है। चूंकि पैसे थे, बिजनेस फैमिली से था, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो वापस स्विट्जरलैंड जाता है। फिर मिलना तो था, रिश्तेदार तो बहाना थे, उसी लड़की से फिर मुलाकात करता है, अच्छा वक्त बिताता है, लौट आता है। फिर तीसरी बार जाता है। तीसरी बार जाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा करीब हो चुका था उस लड़की से, लेकिन अभी तक उसने उस लड़की से इजहार मोहब्बत नहीं किया था। उसे मालूम नहीं था कि वो क्या सोचती है। आप अगर देखें तो यूरोप में या बाकी देशों में कल्चर बहुत ही फ्रैंक होकर मिलते हैं। अपने यहाँ कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत करीब से आपको हाल चाल पूछ ले या हाथ पकड़ ले तो बहुत बार गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो शायद गुरप्रीत भी उसी गलतफहमी का शिकार हो चुका था। लेकिन जब वो तीसरी बार गया तब उसने ठान लिया कि उस लड़की से वो दिल की बात कह देगा। तो मिलता है, बातचीत होती है, और अचानक उससे पहले वो देखता है कि एक लड़के के साथ वो बड़ी ज़्यादा ही कुछ फ्रैंक है, घुली मिली है। वो स्विट्जरलैंड का ही था। उसे बड़ा बुरा लगता है। फिर धीरे धीरे उसके बारे में पता करना शुरू करता है, तो टटोलता है उसे कि अगर कोई और तुमसे शादी करे या प्यार करे जैसे मैं करूं, तो उसे साफ साफ बता देती है कि देखो मैं रिलेशनशिप में हूं और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। अब ये पहली बार लड़की के मुंह से, यानी नीना बर्गर के मुंह से गुरप्रीत ने सुना, दिल टूटा, वापस इंडिया लौट आया। लेकिन लौटने के बाद उस लड़की को भूलने की बजाय उसने कुछ और सोचा, उसने कुछ और तय किया। अब उसने नीना को फोन करना शुरू किया और कहा कि देखो मैं तो इतनी बार स्विट्जरलैंड आया, तुमने कभी इंडिया नहीं देखा, बहुत खूबसूरत है यहाँ। दिल्ली है, मुंबई है, गोवा है, राजस्थान के रेगिस्तान है, और सबसे खूबसूरत ताजमहल है। अब नीना भी को शौक था अलग अलग देशों में घूमने का। उसे लगता था कि इंडिया भी एक बहुत अच्छी जगह है, तो घूमना चाहिए। अब ऊपर से एक दोस्त जो दिल्ली का रहने वाला, वो उसे दावत दे रहा है कि तुम इंडिया आओ, मैं तुम्हें घुमाऊंगा हर जगह। नीना तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है, मैं वैकेशन में आती हूँ। अब इत्तेफाक से अक्टूबर के महीने में, ये जो भी चल रहा है, नीना की छुट्टी थी। नीना ने गुरप्रीत को फोन किया। उसने कहा कि तुमने कहा था मुझे इंडिया घुमाओगे, तो मैं इंडिया आ रही हूँ। गुरप्रीत ने कहा बिल्कुल आओ। 11 अक्टूबर को अब नीना बर्गर ज्यूरिख से न्यू दिल्ली पहुंचती है। पहले से उसने गुरप्रीत को इन्फॉर्म कर रखा था। गुरप्रीत एयरपोर्ट जाता है, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो उसको वेस्ट दिल्ली में एक होटल है टैगोर गार्डन में, वुड कैसल ग्रैंड, वहां उसने उसके नाम पर एक कमरा बुक कर रखा था। वहां ले जाकर वो नीना को ठहरा देता है 11 अक्टूबर। इसके बाद अगले एक हफ्ते तक वो नीना को इधर उधर घुमाता है, दिल्ली के बाहर भी ले जाता है। उसके पास एक सेकंड हैंड सेंट्रो कार ले रखी थी, हालांकि नई कार भी उसकी अलग थी, लेकिन सेंट्रो कार थी। तो अपनी कार में लगातार नीना को दिल्ली घुमा रहा, और नीना बहुत खुश। डेली घुमाता, सुबह जाता होटल, नीना को पिक करता, फिर शाम को या रात को उसको ड्रॉप करता, कमरे में भी जाता, गप्पे मारता, साथ खाना भी खाता और वापस आ जाता।
जिस जगह उसने इस होटल में नीना को ठहराया था वहां से थोड़ी ही दूरी पर जनकपुरी इलाके में खुद गुरप्रीत का घर था। वो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहा करता था। 7 दिन बीत गए नीना को दिल्ली आए हुए। नीना इधर उधर घूम रही है और उसे अभी रुकना था क्योंकि बहुत जगह जाना था। इसी दौरान एक रोज इसी 7 दिनों में गुरप्रीत होटल में रात को जब ड्रॉप किया तो दोनों अपना डिनर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तभी गुरप्रीत ने नीना से कहा कि नीना उससे बात करती थी कि इंडिया के बारे में, तो वो बताता था, जादू टोना का भी जिक्र आया। तो उसने कहा चलो मैं तुमको एक जादू दिखाता हूं, एक ट्रिक, पर वो खेल है, खेलना पड़ेगा। नीना बेफिक्र, उसे कुछ नहीं मालूम, उसे लगा एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा मैं तैयार हूं, और वो बड़ी उत्साह में थी कि मैं मैजिक या जादू देखेंगी इंडियन। अपने साथ एक बैग लेकर आया था गुरप्रीत। उसने बैग खोला और उसमें कई बार बैग वो लेकर चलता था, उसमें उसके अपने ज़रूरी सामान होते थे। उसने बैग खोला, उसके अंदर लोहे की जंजीर थी। पहले तो नीना उसे देखकर थोड़ी सकपकाई, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और उसने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। एक कि मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों बांध दूंगा और उसका जादू दिखाऊंगा। अब नीना भी तैयार हो गई। उसने हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद उससे कुछ जादू दिखाने लगा। कुछ ट्रिक उसने कहीं से सीखा था। तो उसने कहा पहले आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की, फिर आंखें खोली तो जैसे जंजीर खुल गई और भी कुछ हुआ। तो नीना बहुत खुश हो गई इस जादू को देखकर। उसने उसके बाद वापस जंजीर समेटा, अपने बैग में रखा और फिर गुड बाय कहकर उसके निकल गया कि अब अगले रोज कहीं और जाना है, घूमना है, घुमाएंगे। तो नीना को भी ये जादू बड़ा पसंद आया जो गुरप्रीत ने दिखाया। अब अगले दिन तय वक्त पर फिर गुरप्रीत होटल पहुंचा, नीना को लिया और दिल्ली इधर उधर घुमाने लगा। दिल्ली घुमाते घुमाते शाम हो गई। अब रात का अंधेरा होने वाला था। तभी वो पहुंचता है जनकपुरी इलाके में, क्योंकि जनकपुरी इलाके में ही वो रहा करता था। तो जनकपुरी इलाके में पहुंचता है और रात का वक्त 18 अक्टूबर, 7 दिन हो चुके थे नीना को आए हुए। एक जगह सुनसान सड़क, ट्रैफिक बहुत कम, वहां वो अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। उसके बाद गप्पे मारने लगता है। फिर गप्पे मारते मारते पहले आसपास का माहौल देखता है, देखता दूर दूर तक कोई है नहीं। उसकी गाड़ी का शीशा भी ऐसा था कि उसने काला कर रखा था। अब दिल्ली में आजकल मौसम भी थोड़ा सा बदल गया, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, तो लोग भी वो सुनसान इलाका, कोई देख नहीं रहा कौन कहाँ खड़ा है। थोड़ी देर की गप्पों के बाद अचानक गुरप्रीत नीना से कहता है कि चलो एक और नया जादू तुमको दिखाता हूँ, तो जादू का खेल खेलते हैं। नीना चूंकि होटल में उसके साथ जादू का खेल खेल चुकी थी और उसे मालूम था कि ये 2-3 मिनट का खेल होता है। वो तैयार हो गई। उसने कार की पिछली सीट पर रखे अपने बैग को खोला और फिर से एक लोहे की जंजीर निकाली। इससे भी नीना वाकिफ थी क्योंकि पहले वो उसके हाथ पैर बांध चुका था। नीना ने खुद ही अपने हाथ आगे कर दिए। उसने दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए। ये पहले हो चुका था इसलिए नीना का कुछ अटपटा लगा नहीं। अब उसने कहा कि नीना को आंखें बंद करो। नीना पहले भी आंखें बंद कर चुकी थी। उसने आंखें बंद की। अब चूंकि नीना के दोनों हाथ और पैर जो है वो जंजीर से बंध चुके हैं, तो वो बेबस जैसे होटल में भी थी। इस बार हाथ पैर बांधने के बाद जब उसने कहा कि नीना आंखें बंद करो, नीना ने आंखें बंद की। अचानक फिर उसे एहसास हुआ कि उसके गर्दन पर 2 हाथें बड़ी तेजी से, बहुत जोर से उसके गले को दबा रही हैं। उसने कहा भी कि दर्द हो रहा है, लेकिन जादुई ट्रिक का रिहर्सल पहले हो चुका था। अब असली कहानी होनी थी। गुरप्रीत ने पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से उस बेबस नीना का गला दबाना शुरू कर दिया। अब गले से वो आवाज़ निकल नहीं रही थी, वो चीख नहीं सकती थी क्योंकि गले पे 2 हाथ मजबूत। हाथ पैर वो मार नहीं सकती थी क्योंकि दोनों जंजीर से पहले ही बंधे हुए थे और उसने अपनी मर्जी से बंधवाए थे। गाड़ी के चारों शीशे बंद थे। चीख पुकार था नहीं। थोड़ी देर तड़पी और इसके बाद नीना ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में बीच सड़क पर या सड़क किनारे खड़ी एक कार के अंदर स्विट्जरलैंड से आई एक लड़की का कत्ल हो चुका था और कत्ल करने वाला इसी दिल्ली का एक लड़का था। तो स्विट्जरलैंड से आई इस लड़की की मर्डर मिस्ट्री लाश दिल्ली की सड़क पर कार के अंदर
और कार किनारे खड़ी हुई है 2 दिनों तक, किसी को खबर तक नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी क्राइम की दुनिया में मिस्ट्री, ऐसी मुझे एक याद आई और आप कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। हनीमून किलर एनी देवान मर्डर मिस्ट्री। तो ये हनीमून किलर एनी दीवानी मर्डर मिस्ट्री, एक अरबपति साउथ अफ्रीका केप टाउन में कैसे कत्ल होता है और क्या है पूरी कहानी। और 20,000 से ज़्यादा लोग इस ऑडियो को सुन चुके हैं। बुक को 4.4 की जो रेटिंग है वो इसे और ख़ास भी बना देती है। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप ये कहानी सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं। पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। अब कत्ल हो गया, अब आगे क्या? अब थोड़ी देर के लिए जब उसने देखा हिला डुला कर तो वो बेसुध लुढ़क गई सीट पर। अब तक जो भी था उसके मन में गुस्सा, ये सारी चीजें गुरप्रीत के, जब कत्ल हो गया तब पहली बार उसके पसीने छूटे। उसे लगा कि उसने क्या कर दिया। अब कत्ल तो कर दिया, बचूं कैसे, लाश छुपाऊं कैसे। अब सारी चीजें उसके दिमाग में, वो डर गया कि अब पहले जब तक आप जुर्म नहीं करते तो लोग गुजर भी होते हैं, आप बेखौफ होते हैं, लेकिन जब आपने कत्ल कर दिया है, कार के अंदर लाश है, तो अगर आसपास से कोई गुजर रहा हो और अगर आपकी तरफ देख ले एक बार तो आपकी हवा खराब हो जाती है कि कहीं ये पकड़ न ले, लाश देख न ले। तो बुरी तरह घबरा गया। उसी घबराहट में उसने कार से वहीं उतर गया, कार को लॉक किया, कार के अंदर वैसी लाश छोड़ी और वहां से तेज कदमों से चलता हुआ थोड़ी दूर गया। वहां एक ई रिक्शा मिला, ई रिक्शा पकड़कर वो अपने घर पहुंच गया और घर जाकर आराम से सो गया। अब पता नहीं नींद आई कि नहीं, लेकिन घर पे ही रहा। अब अगला दिन 19 अक्टूबर आया, मतलब लगभग 1.5 दिन से ज्यादा। उसने टीवी खोला, सुबह के अखबार देखे कि शायद एक दिल्ली में किसी जगह पर लावारिस कार खड़ी हो और कार के अंदर एक विदेशी महिला की लाश मिली हो, ऐसी कोई खबर आएगी। लेकिन उसे बड़ा अफसोस हुआ, किसी अखबार में इस तरह की कोई खबर किसी पन्ने पर नहीं। उसने न्यूज़ चैनल लगाए, किसी न्यूज़ चैनल में ऐसी कोई खबर नहीं। उसने सोशल मीडिया पर देखा, उसमें कोई खबर नहीं। उसे बड़ा अजीब लगा कि यार मैंने एक कार के अंदर कत्ल किया, कार वहीं खड़ी है, लाश वहीं छोड़कर आया हूँ और कहीं खबर नहीं आ रही है। क्या हुआ उस कार के साथ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? परेशान हाल ये 2 दिन हो गए इसी चक्कर में कि खबर आए। लेकिन जब 2 दिन तक खबर नहीं आई तो गुरप्रीत ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस कार और लाश की खबर कहीं है ही नहीं मीडिया में। तब वो घबराया, परेशान। उसने तय किया कि वो खुद एक बार उसी मौके पर जाएगा जहां उसने कार छोड़ी थी। इसके बाद वो सुबह सुबह करीब 5, साढ़े 5 बजे घर से निकलता है और उसी जगह पहुंचता है जहां पर उसने कार के अंदर कत्ल किया था। जब वो गया तो उसने पहले ही सुनसान जगह चुना था, इसलिए कत्ल किया था उस जगह पर। ट्रैफिक उस वक्त भी नहीं, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही, लेकिन वो हैरान जब उसने देखा कि कार ठीक उसी जगह खड़ी है जहां वो छोड़कर आया था उस रात। कार के करीब गया डरता हुआ तो अचानक उसे बदबू आई। तो उसे लगा कि ये कार के अंदर से आ रही है। अब उसे लगा कि अगर ये बदबू तेज होने लगी तो आसपास के लोगों तक पहुंचेगी, राहगीर जो गुजरेंगे वो भी सुनेंगे और जब वो सूंघेंगे तो फिर कार तक पहुंचेंगे, फिर कार के पास आएंगे तो लाश भी मिलेगी और लाश और कार के जरिए हो सकता पुलिस उस तक भी पहुंच जाए। तो वो घबरा गया। इसी घबराहट में फिर वो कार का दरवाजा खोलता और कार के अंदर बैठ जाता है। अच्छा, पहले से उसने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी, घबराहट में नहीं किया। अब बदबू आ रही थी उसे, सबसे पहले तो ये लगा बदबू कैसे रोकें। उसने कत्ल के बाद की बड़ी चीज़ें जोड़ रखी थी, उसमें एक पॉलीथीन भी था। उसने बड़ी सी पॉलीथीन में किसी तरह से उस लाश को एडजस्ट किया और पॉलीथीन के मुंह पे टेप लगा दिया। अब बदबू थोड़ी कम हो गई। फिर उस गाड़ी को स्टार्ट किया। सुबह सुबह का वक्त था। अब वो इधर उधर घूमने लगा कि कहीं मौका मिले तो मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूं। घूमते घूमते आखिरकार वो जनकपुरी बी ब्लॉक में ही एक एमसीडी का स्कूल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का,
वो वहाँ गया, उसने देखा कि उस पूरी कॉलोनी में सन्नाटा है, कोई नहीं है गली में। और स्कूल के बैक साइड की जो दीवार थी, उसके पास थोड़ी सी जगह थी। उसने वहीं पे कार रोकी और उसके बाद जिस तरफ लाश रखी थी, उसको उतर कर पॉलीथिन को वहीं पे निकाल कर धक्का देकर एक तरह से सड़क किनारे फेंक दिया। सड़क किनारे लाश फेंक कर स्कूल की दीवार के साथ तेजी से वो कार चलाता वहां से निकल भागा। भागने के बाद अपने घर पहुंच गया। अब पहली जगह जहां कार उसने खड़ी की थी और इस दूसरी जगह में बड़ा फर्क था। वो सुनसान इलाका था सड़क किनारे, ये एक बस्ती थी, एक कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में लोग रहते थे। और जिस जगह ये कार फेंकी, इत्तेफाक से जहां पे लाश फेंकी, उस लाश के पास ही दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था और वो बोर्ड ये था कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में, मतलब वहां कोई कैमरा लगा होगा। अब पता नहीं गुरप्रीत की नजर उस बोर्ड पर पड़ी थी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता पड़ी होती तो शायद वहां पे लाश नहीं फेंकता। अब वो भाग चुका था। इधर हुआ ये कि सुबह सुबह उस कॉलोनी में एक दूध वाला दूध देने के लिए घर घर में आया करता था। तो पहली बार सुबह आया 6 बजे के आसपास, देखा कुछ नहीं है, उसी जहां पे लाश फेंकी उसके ठीक सामने एक घर। लेकिन करीब जब वो 8 सवा 8 के करीब आया तो उसने देखा कि इस घर के बाहर एक पॉलीथीन पड़ी और बड़ी बदबू आ रही है। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने उसके ठीक जो घर थी जहां पे लाश फेंकी थी, उस घर पे घंटी बजाई और उसने कहा कि ऐसे से आपके घर के सामने एक पॉलीथीन पड़ी हुई और मुझे लग रहा है इसमें लाश है। वो एक लेडी बाहर निकली, उन्होंने भी देखा बदबू और उन्हें भी पॉलीथीन के साइज से अंदाजा हुआ। तब तक 2-4 और गुजरने वालों ने देखा। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। सुबह 9 बजने से पहले पहले अब दिल्ली पुलिस की एक टीम, सबसे पहले तो पीसीआर की टीम पहुंची। उसने टटोल कर देखा, पॉलीथीन खोला, मुंह टेप हटाया तो हाथ पैर दिखा। फौरन आला अफसरों को फ़ोन किया, लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई। पुलिस की टीम ने फिर बताया कि एक लाश है। जब लाश को निकाला तो देखा कि लाश लगभग सड़ चुकी थी, लेकिन लाश के हुलिये और रंग वगैरह से ही पता चल गया कि लाश किसी फॉरेनर की है। अब एसीपी, डीसीपी तमाम लोग मौके पर भाग कर आए। पूरे इलाके को घेर लिया गया। फॉरेंसिक की टीम पहुंची, लाश उठाया गया, लाश और पॉलीथीन की तलाशी ली गई, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। नाम नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, किस देश की है ये भी पता नहीं। खैर, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस आसपास के इलाकों की छानबीन करने लगी, पूछताछ करने लगी। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र उस दीवार के उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। जैसे ही देखा पुलिस, पहले तो पुलिस ने सोचा कि ये कौन बेवकूफ़ कातिल हो सकता है कि सामने बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि आप कैमरे की जद में हो, और वो उसी के नीचे लाश फेंक कर जा रहा है। खैर, पुलिस ने अब तमाम कैमरे को तलाश करना शुरू किया और आखिरकार एक कैमरा मिला। उस कैमरे में एक सेंट्रो कार, वाइट रंग की, गली के अंदर आती और जाती दिखाई दी। पहले पुलिस को लगा कि हो सकता है इस कॉलोनी के लोगों की कार हो। पुलिस ने अब लोगों से पूछताछ शुरू की कि ये कार सेंट्रो, ये नंबर किसी का है। पता चला उस पूरे इलाके में किसी का नहीं है। तब वो पूरी सड़क भी नहीं है, कॉलोनी की सड़क है, तो आमतौर पर वहाँ वही लोग आते हैं जो किसी के जानने वाले हों। तब ये जाहिर हो गया कि ये कार कातिल की हो सकती है, क्योंकि यहाँ किसी की तो थी नहीं। अब एक अच्छी चीज़ पुलिस के लिए ये हुई कि उस कैमरे ने कार को तो कैद किया ही, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को भी कैद कर लिया था। अब पुलिस के पास पहला क्लू था, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि ये कार एक कार डीलर के नाम पर है। पुलिस की टीम फौरन उस कार डीलर के पास पहुंची, लगा वही कातिल है। जब पहुंची और कार दिखाया तो कार डीलर ने पुलिस को और चौंकाया। बताया कि साहब, इसी महीने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये कार किसी शख्स ने खरीदा था। किसी ने खरीदा था, शख्स भी नहीं। तो पुलिस ने, आजकल तो बड़ा मस्त है कि आप कुछ भी खरीदते हो तो आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड देना होता है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, तुमने ये सेकंड, और उसने ये भी बताया कि जिसने खरीदा उसने हमें कैश पेमेंट किया था। तो पुलिस ने कहा किसको बेचा, क्योंकि कार खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ये ट्रांसफर होता है, चेंज होता है। तब कार डीलर ने बताया कि हाँ, उसका आधार कार्ड है जिसके नाम पर यह कार खरीदी गई है। जब वो आधार कार्ड देखा पुलिस ने तो वो आधार कार्ड एक लड़की का था। अब पुलिस उस आधार कार्ड पे पता भी होता है, पहुंची उस लड़की तक। पता चला कि वो लड़की एक सेक्स वर्कर है। पुलिस ने बोला कि ये कार है और तुमने खरीदी है,
अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। लड़की ने कहा आधार कार्ड तो मेरा है, लेकिन ये कार मैंने अपने लिए नहीं खरीदी। तो उसने कहा फिर? उसने कहा कि मेरा एक कस्टमर है जिसने मेरा आधार कार्ड अपनी कार खरीदने के लिए यूज़ किया था, और मैं अभी 15-16 दिन पहले उसने मुझे बुलाया भी था मसाज करने के लिए, और उसी दौरान उसने मुझसे कहा था कि मुझे कार चाहिए और मतलब कार्ड चाहिए, मेरा इनकम टैक्स लग जाता है, तो उस चक्कर में तेरे आधार कार्ड से मैं कार खरीदना चाहता हूँ सेकंड हैंड। तो लड़की चूंकि उसे बहुत पहले से जानती थी, उसने कोई एतराज़ नहीं किया, अपना आधार कार्ड दे दिया। अब पुलिस ने पूछा कि जिसने आधार कार्ड लिया तुम्हारा कस्टमर है, ग्राहक है, तो तुम तो उसे जानती होगी। उसने कहा हाँ, वो जनकपुरी में रहता है। अब उस लड़की के जो बताए पते पर पुलिस की टीम उस जगह पहुंचती है जहां वो शख्स रहा करता था। जब वहां पुलिस गई तो पता चला ये घर एक जिम का बिजनेस करने वाली फैमिली का है। घर के अंदर पति पत्नी, उनकी एक बेटी और एक बेटा रहता है, और बेटे की उम्र 30 साल है, नाम गुरप्रीत। फैमिली वालों से पूछा गया ये कार किसने खरीदी। माँ बाप को तो उस कार की जानकारी ही नहीं थी, बहन को भी नहीं थी। गुरप्रीत समझ गया था पुलिस को देखकर, और लड़की पहले ही बता चुकी थी उसका नाम। अब पुलिस गुरप्रीत को लेकर थाने पहुंचती है। थाने जाने के बाद अब अपने अंदाज में गुरप्रीत से पूछताछ शुरू होती है। इसके बाद गुरप्रीत कहानी सुनाता है। पूरी कहानी यही थी कि वो उस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, उसका दिल टूटा, वो उससे बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए उसे लगा कि स्विट्जरलैंड में जाकर कत्ल करेगा तो फिर वहाँ का कानून और बाकी चीज़ें यहाँ हो सकता बच जाए, और इसकी फिर उसने प्लानिंग करनी शुरू की। उसने सबसे पहले लड़की को बुलाया तो घुमाने के नाम पर, ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। उसके पास अपनी एक नैनो कार भी और भी थी, तो उसके कार का नंबर हर जगह आएगा। तो उसने क्या किया कि एक कार खरीदी नीना के भारत आने से पहले, और उस कार में ही उसे घुमाता रहा। इसके बाद कत्ल कैसे करें, तो उसने कहा कि ऐसा हो कि मैं कत्ल भी कर रहा हूँ और सामने वाले को पता भी ना चले। तो जादू टोना और भारत के बारे में बहुत बातें कर चुका था, इसलिए उसने नीना को जादू टोना के बारे में बातें सुनाई, और वो बहुत एक्साइटेड होकर सुनती थी। एक रोज़ होटल में उसी ने इसका रिहर्सल किया, जंजीर से हाथ पैर बांधे, आंखें बंद की। वो चेक करना चाहता था कि वो तैयार होगी कि नहीं, और वो आसानी से तैयार हो गई। फिर उसने कहा कि ऐसे ही करूँगा, और उसके बाद मौका मिलते ही एक रात उसी कार में जो उसने सेकेंड हैंड खरीदी थी ले जाकर उसके हाथ पैर जंजीर से बांधे उसकी मर्जी से, और फिर उसका गला घोंट दिया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी इसमें। एक लड़की थी जो किसी और से प्यार करती है, और ये ऐसा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कोई प्यार पागल हो जाओ तुम। तो मना किया, ये अपनी एक नई दुनिया देख सकता था, किसी और के साथ प्यार कर सकता था, एक नई ज़िंदगी बसा सकता था। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि जब किसी को क्राइम करना होता, जुर्म करना होता, उस वक्त उसका दिमाग काम करना बंद कर देता और वो आगे पीछे सोचता नहीं है। तो यही हाल गुरप्रीत के साथ हुआ। गुरप्रीत के जब घर की तलाशी ली गई थी तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले थे। अब उसके बाद पुलिस ये देख रही है कि इसका कोई और गलत धंधा भी नहीं है। गुरप्रीत के मोबाइल से बहुत सारे और फॉरेन की जो लड़कियां उनके फोटोग्राफ्स भी मिले। तो ये भी एक एंगल है कि ये सचमुच सिर्फ लव वाला मामला है या इसके पीछे कुछ और है। तो अब इनकम टैक्स भी इस मामले की जांच में जुट गई है, और बाकी पहलुओं से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि इसमें सिर्फ यही थ्योरी है या कुछ और थ्योरी है, क्योंकि ये मामला अभी का है। फ्राइडे की सुबह ये केस खुला है। इस वक्त गुरप्रीत जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, और वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। तो हो सकता है कि असली कहानी 1-2 दिन में आ जाए। तो जब भी वो असली कहानी इसमें और कुछ होगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। तो कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अभी बाथम इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभी। और ये मोहित कुमार बाथम ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही हाफिज़ करीम नूरी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हाफिज़ साहब। इसके अलावा मनोज कुमार गुप्ता, इनका 24 को है, लेकिन उन्होंने कहा एडवांस में विश कर दीजिए, तो मनोज जी हैप्पी बर्थडे एडवांस में। श्रेया, इनका 22 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये विनय तिवारी जी की बिटियां हैं। इसके अलावा रिवा 22 को इनका भी था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रिवा। और ये डॉक्टर राज बादेकर की बिटिया हैं आदित्य राज, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और ये नीतीश कुमार ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही आज शाही एंड फसल ठंगल,
इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो शाहिद जी और फजल साहब, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। रायान, रिमशा, इसके अलावा रफ़ान और रफसत, इन्होंने भेजा है। साथ ही उज़्मा और फजल की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं। पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात हो सकती या होगी कल, नहीं तो परसों तो होगी ही होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।